अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे सिर्फ आप लोग 2 मिनट दें, मैं बस फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? ये मुझे आप बता दें। ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। बस 2 मिनट मुझे दें, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें, आवाज क्लियर आ रही है सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? एक मैसेज भी कर देता हूँ मैं ग्रुप पर, ताकि और बच्चे भी जिनको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लें। अच्छा जी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में कौन कौन था जिसने प्रोसीजर वाली क्लास ली थी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाली, नॉन करंट एसेट्स वाली? तो कौन कौन था मेरे साथ उसमें, उस क्लास में? जल्दी जल्दी कंफर्म करो मुझे, कौन कौन उस क्लास में मेरे साथ था? कौन कौन मेरे साथ उस क्लास में था? वो क्लास आप लोगों को समझ में आई थी? रिकॉर्डिंग ली थी, ठीक है? रिकॉर्डिंग ली थी, समझ में आई थी? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, रिकॉर्डिंग लेने के बाद समझ में आ गई थी? सब्सटेंटिव प्रोसीजर नॉन करंट एसेट्स के निकालना समझ में आ गए थे कि किस तरीके से निकालते हैं? सिंपल सी चीज है, हर एक कंपोनेंट को आपने वेरीफाई करना है। उस वेरिफिकेशन के लिए आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लोगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करोगे, रीकैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, बस ये चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं प्रोसीजर्स को लेके कि रट्टा मारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। देखिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला क्या क्या चीज होती है? कंसिडरेशन होती है, और हमारे पास जो नेट एसेट्स होते हैं उसकी फेयर वैल्यू होती है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एनसीआई आ जाती है फुल गुडविल मेथड के अंदर, ठीक है? तो हर एक कंपोनेंट का हमने वेरीफाई करना है। कंसिडरेशन रिसीव हो रही है तो उसका कोई एग्रीमेंट होगा। नो, जो नेट एसेट्स है उसका फेयर वैल्यू के लिए आपके पास एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होगी। एनसीआई के लिए कोई ना कोई कैलकुलेशन बनी हुई होगी, कोई ना कोई बेसिस होगी, कोई ना कोई assumption होगी। आपने उसको रिकैलकुलेशन कर लेना, उसके assumptions को वेरीफाई कर लेना, वो सारी चीजें करोगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल के बाद फर्दर इम्पेयरमेंट होती है। इस तरीके से हमने बोला था कि यार हर एक कंपोनेंट को इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। इसी तरीके से हमने जो नॉन करंट एसेट्स जो टेंजिबल थे, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके अंदर हमने देखा था कि यार सिंपल सी चीज है, एक कॉस्ट की हमने मूवमेंट बनाई थी, एक हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट बनाई थी। अब उसके दरमियान में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे थे, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, तो वो सारी चीजें हमने वेरीफाई कर दी, ठीक है? हमने बोला था ओपनिंग हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है? हमने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करे एडिशन और डिस्पोजल पर। हमने बोला कंप्लीटनेस का रिस्क है, वो हमने बोला कि अगर हम डायरेक्ट क्लोजिंग पर काम करेंगे उसकी कंप्लीटनेस और रेजिस्टेंस पर, तो हमारा वो एडिशन डिस्पोजल की कंप्लीटनेस का रिस्क खत्म हो जाएगा। याद आ रही है चीजें? ठीक है ना? आसान था सबके लिए, मुश्किल तो नहीं था, ज्यादा ऊपर से तो नहीं चला गया आप लोगों के? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, आसान था? जल्दी से बताओ ना भाई। साथ आप भी तो थे क्लास में, आसान था ना? मुश्किल तो नहीं था? इजीली याद हो जाएंगी चीजें, मसला तो नहीं होगा आप लोगों को? ठीक है, कोई ज्यादा साइंस तो नहीं लगानी पड़ेगी, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा। जल्दी से मुझे कंफर्म करो, ठीक है? अच्छा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री, ठीक है? इन्वेंट्री को पढ़ने जा रहे हैं, बाद में हम ये सारी मास्टर स्लाइड्स हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करेंगे, ठीक है? कि किस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है? किस तरीके से हमें प्रोसीजर्स को लिखना है, ठीक है? क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में नॉन करंट एसेट्स के लिए करा था, ठीक है?
अच्छा जी, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसमें इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें होंगी। जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे कि अगर तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसके अंदर इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आ रही होंगी। मैं प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, मैं कैटेगरी पूछ रहा हूँ, कुछ कैटेगरी होती है। जल्दी से मुझे बताओ, एक फिनिश गुड्स होती है और जल्दी से मुझे बताओ, फिनिश गुड्स होती है, रॉ मटेरियल होता है और एक और चीज मिस कर रहे हो। फिनिश गुड्स तो जब सब कुछ बन जाता है, एक होता है शुरू में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस। बहुत अच्छे। तो तीन चीजों को आपने वेरीफाई करना होता है, तीन चीजों को आपने वेरीफाई करना होता है। जब आप इन्वेंट्री का नंबर वेरीफाई कर रहे हैं कंपनी में जाके, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का जो आ रहा होगा उसके ब्रेकअप होगा कि रॉ मटेरियल भी इतना पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस इतना पड़ा हुआ है और फिनिश गुड्स इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे आसान रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। अच्छा, ये इन्वेंट्री का, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जाएंगे ना, इन्वेंट्री के ऊपर काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है ये। बहुत ही, जब इन्वेंट्री किसी को असाइन करा जाता है तो कोई सीनियर बंदे को असाइन करा जाता है, हर किसी का काम नहीं होता इन्वेंट्री को वेरीफाई करने, क्योंकि इवन जितने सीनियर होते हैं अक्सर उनको भी इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आती। ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये आज आप लोग ने समझ लिया तो समझ लें कि आप लोगों ने अच्छा खासा ऑडिट का जो मेजर चंक होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है ड्यू टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वहां करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अगर इंशाल्लाह आज आप लोगों ने ये सही से समझ लिया तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स आगे जाके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों की ऑडिट लाइफ भी आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल की मूवमेंट में क्या क्या होगा, जल्दी से मुझे मूवमेंट बताएंगे। जिस तरीके से उस वक्त हमने नॉन करंट एसेट्स की मूवमेंट बनाई थी, याद आ रहा है? जल्दी से मुझे पार्टिसिपेट करें, बताएं मुझे क्या क्या मूवमेंट का पार्ट होगा। जल्दी जल्दी स्टार्टिंग से। ओपनिंग आएगा हमारे पास, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, सॉरी, ओपनिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, बहुत अच्छे। परचेजेज आप लोगों ने मुझे बोला परचेजेज आएंगी, ठीक है, परचेजेज आएंगी। और जल्दी जल्दी, ट्रांसफर टू डब्ल्यूआईपी, बहुत अच्छे, ट्रांसफर टू डब्ल्यूआईपी मतलब ये होगा आपका रॉ मटेरियल यूज। ठीक है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि रॉ मटेरियल यूज है मेरा। ठीक है, इतना मेरा यूज हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जल्दी से मुझे बताओ और क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ ना और क्या होगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया, परचेजेज आ गया, रॉ मटेरियल यूज आ गया और क्लोजिंग आ गया। ठीक है भाई, सही है, सबको समझ में आ रहा है बात है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्वांटिटी भी होती है, रेट भी होता है और अमाउंट भी होती है। सबको समझ में आ रही है बात? रॉ मटेरियल में क्वांटिटी भी होती है, रेट भी होता है, अमाउंट भी होती है। सही है, सब अग्री करते हैं मेरे साथ? यस और नो, जवाब दो ना भाई। अच्छा जी, मेरे पास लेट से 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, 10 के रेट पे मैंने परचेज करी थी ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो मेरे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट मेरे पास 1000 हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, फर्दर मैंने 500 इन्वेंट्री परचेज करी, ठीक है, इस बार मुझे रेट मिला कोई 11 रुपए, ठीक है, और ये मैंने परचेजेस इतनी आ गई। सबको क्लियर है? अच्छा जी, जो रॉ मटेरियल मैंने यूज करा, वो मैंने यूज करा है कोई 550, ठीक है, 550 मैंने यूज करा, ठीक है, और लेट से मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का एक एवरेज रेट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एवरेज रेट दोनों का ले रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं फर्दर इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से रेट की कैलकुलेशन वगैरह वो सारी चीजें होती है। ठीक है, ये मेरा 10.83 का लेट से ये एक रेट आ गया मेरे पास रॉ मटेरियल यूज, ठीक है। या फिर इसको फीफो मेथड, मेथड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, मेथड्स पे डिपेंड करता है। अगर तो फीफो मेथड है तो पहले मैं 10 वाले रेट से ले रहा हूँ 100 क्वांटिटी, फर्दर जितनी भी क्वांटिटी है वो मैं 11 के रेट से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फिलहाल अभी अप्रोक्स 10.83 एक एवरेज रेट ले लिया, अज्यूम करा कि भाई एवरेज मेथड पे चल रहे हैं, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब मेरे पास क्लोजिंग में कितनी इन्वेंट्री बच रही है, क्लोजिंग में इतनी इन्वेंट्री बच रही है मेरे पास। क्लोजिंग जो बैलेंस बच रहा है अमाउंट का वो 543 बच रहा है, और अगर मैं इसका रेट निकाल लूं तो रेट आ रहा है मेरे पास 50। सबको क्लियर है यहाँ तक?
किसी को कोई मसला अभी तक? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, अब रॉ मटेरियल का ओपनिंग तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, सब इससे एग्री करते हो? रॉ मटेरियल का ओपनिंग तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, सब एग्री करते हो इस बात से? सब एग्री करते हो? अच्छा जी, अब आ जाते हैं परचेज के ऊपर। ठीक है, अब हमें परचेज को वेरीफाई करना है। परचेज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? परचेजेस को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी वेरीफाई करनी है। सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना है? क्वांटिटी वेरीफाई करनी है। जो 50 की क्वांटिटी क्लोजिंग पर पड़ी हुई है, क्या 50 की क्वांटिटी क्लोजिंग पर है भी या नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे? जो 50 की क्वांटिटी क्लोजिंग पर पड़ी हुई है, क्या ये एग्जिस्ट करती है? और दूसरी चीज, क्या ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड है? ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने कोई फर्दर कोई 50 की इन्वेंट्री परचेज करी हो या फिर 100 क्वांटिटी की इन्वेंट्री परचेज करी हो, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो। बात समझ में आ रही है? फर्दर इन्वेंट्री कंपनी के पास हो सकता है कि फर्दर इन्वेंट्री कंपनी ने परचेज करी हो, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल कुछ इन्होंने इश्यू कर दिया हो वर्क इन प्रोसेस में, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, या फिर हो सकता है रॉ मटेरियल चोरी हो गई हो। समझ में बात आ रही है? सबको समझ में बात आ रही है? तो वंस अगेन ये वही वाली बात है, अगर परचेजेस कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं हुई, अगर परचेजेस कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इधर भी क्या रिस्क आएगा? क्लोजिंग पे कंप्लीटनेस का रिस्क आएगा। याद आ रही है बातें? वही वही वाली बात है, नॉन करंट एसेट में जो पढ़ा था कि एडिशन अगर कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्लोजिंग पर भी क्वांटिटी का क्या इंपैक्ट आएगा? कंप्लीटनेस का। ठीक है, अगर तो रॉ मटेरियल यूज की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वंस अगेन इधर क्या मसला आएगा? क्लोजिंग पर मसला आएगा एग्जिस्टेंस का। समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रही है सबको? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? तो वही वाली बात है इधर, जो हो सकता है इसके अलावा कोई इन्वेंट्री इधर चोरी हो गई हो, रॉ मटेरियल कोई चोरी हो गया हो। ठीक है, रॉ मटेरियल कोई घर लेकर चला गया हो। ठीक है, तो वंस अगेन इधर मूवमेंट में एक और एडिशन क्या हो जाएगा कि भाई आपका इधर एक्सपेंस बुक हो जाएगा, आप उसको राइट ऑफ कर दोगे, आप उसको बोल दोगे कि भाई ये चीज चोरी हो गई, तो क्वांटिटी को क्या कर दोगे? इधर मूवमेंट से हटा दोगे, तो आपकी क्लोजिंग क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी इन्वेंट्री चोरी हो गई, आपके पास हकीकत में 30 क्वांटिटी पड़ी हुई हो। सबको बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे जो नॉन करंट एसेट्स के लिए हमने काम करा था। क्या करेंगे? पहला काम तो हम ये करेंगे कि भाई शीट टू फ्लोर चलेंगे। ठीक है, शीट टू फ्लोर से क्या वेरीफाई होगा? जल्दी से मुझे बताओ। शीट लूंगा इन्वेंट्री की, जिसके अंदर सारी लिस्टिंग आ रही होगी आइटम्स की, भाई ये मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और मैं फ्लोर पे जाके देखूंगा कि भाई ये चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो इससे क्या वेरीफाई होगा? इससे मेरी एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी। सबको क्लियर हो रहा है? तो यही बात अंग्रेजी में आप लोगों ने लिखनी है कि भाई ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ट्रेस फ्रॉम द फ्लोर। सबको बात समझ में आ रही है? बस ये बात आपने अंग्रेजी में लिखी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज फ्लोर टू शीट, कि भाई फ्लोर से मैं कोई क्वांटिटी उठाऊंगा, बोलूंगा भाई मुझे ये वाली इन्वेंट्री दिखाओ, ये शीट में किधर आ रही है, तो इससे क्या वेरीफाई होगा? जल्दी से मुझे बताओ, इससे क्या वेरीफाई होगा? इससे कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये, जब मैं एग्जिस्टेंस और ये कंप्लीटनेस को वेरीफाई करूंगा, तो साथ ही साथ मेरी रॉ मटेरियल की परचेजेस की कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल यूज की कंप्लीटनेस भी वेरीफाई हो जाएगी। सबको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अभी तक तो कोई मसला नहीं है सबको? सबको यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो भाई क्वांटिटी जो थी मेरी 50 की क्वांटिटी वेरीफाई हो गई। ठीक है, 50 की क्वांटिटी मेरी क्लोजिंग वेरीफाई हो गई कि भाई ये कंप्लीटनेस कंप्लीटली रिकॉर्डेड है और ये एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, अच्छा जी, परचेजेस। अब परचेजेस पे मुझे फर्दर काम करना है, ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये कंप्लीटनेस तो है। ठीक है, लेकिन अब फर्दर मुझे इसके रेट पर भी काम करना है और इसके अमाउंट पर भी काम करना है। अभी इसकी रेट और अमाउंट पर मैंने कोई काम नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि यार मैं इसके ऊपर जो 500 की क्वांटिटी परचेज करी, मैं बोलूंगा परचेज का लेजर निकालो। परचेज का लेजर निकलेगा तो पता चलेगा कि भाई एक ट्रांजेक्शन हुई जिसके अंदर आपने कितनी 100 क्वांटिटी परचेज करी, लेट से 11 के रेट पर। ठीक है, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन हुई, उसकी डेट लिखी हुई होगी, सारी चीजें लिखी होगी कि आपने 200 की ट्रांजेक्शन करी,
और जिसका जिसका रेट 11 रुपए ही था। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन आ रही होंगी, मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ रही होंगी, उसमें से मैं सैंपल कुछ सेलेक्ट करूंगा और सैंपल सेलेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई कैसे करूंगा, जल्दी से मुझे बताओ। जिस तरीके से एडिशन को वेरीफाई करा था नॉन करंट एसेट में, क्या देखूंगा, रेट को देखने के लिए, अमाउंट को देखने के लिए क्या देखूंगा मैं, सैंपल सेलेक्ट करके क्या चीज देखूंगा, क्या क्या कागज मांगूंगा मैनेजमेंट से, जल्दी से बताओ ना, मुश्किल क्या है इसमें। इनवॉइस, बहुत अच्छे, इनवॉइस मांगूंगा, इनवॉइस मांगूंगा। इनवॉइस के अंदर क्या देखूंगा, इनवॉइस के अंदर रेट देखूंगा, इनवॉइस के अंदर अमाउंट देखूंगा। तो इससे वेरीफाई क्या होगा, इससे परचेज की, जल्दी से मुझे बताओ ना, इससे परचेज की क्या वेरीफाई हो जाएगी, एक्यूरेसी वेरीफाई हो जाएगी। जल्दी से मुझे बताओ, परचेज की एक्यूरेसी वेरीफाई हो जाएगी कि अमाउंट ठीक है, अमाउंट ठीक है, समझ में बात आ रही है, अमाउंट ठीक है, सही है। तो साथ ही साथ मेरी क्या वेरीफाई हो गई, एक्यूरेसी वेरीफाई हो गई। ठीक है, जब एक्यूरेसी इधर की वेरीफाई होगी तो इसका मतलब ये, जब ये अमाउंट ठीक होगी और ये भी अमाउंट ठीक होगी तो इधर की कंप्लीटनेस भी, इधर की वैल्यूएशन भी वेरीफाई होगी। लेकिन अभी मैं इधर की बात कर रहा हूं तो बाद में इधर की करूंगा, फिर इसके बाद आप बोलोगे कि भाई इधर की वैल्यूएशन अब वेरीफाई हो गई। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, फिर इसके बाद साथ ही साथ मैं क्या देख लूंगा, क्या ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है, एंटिटी की है, किसी और की तो नहीं है, थर्ड पार्टी की तो नहीं है। तो क्या देखूंगा, राइट्स वेरीफाई करने के लिए क्या देखूंगा, जल्दी से बताओ ना, राइट्स वेरीफाई करने के लिए क्या देखना है मुझे, जल्दी से मुझे बताओ, राइट्स वेरीफाई करने के लिए क्या देखूं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, नेम ऑन इनवॉइस, कि भाई ये किसकी इन्वेंट्री है, समझ में आ रही है बात, नेम देखूंगा तो राइट्स भी मेरे वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो ये तो वेरीफाई हो गया। फिर इसके बाद ये वेरीफाई हो गया हमारे पास 511, ये सारी चीजें वेरीफाई हो गई। ठीक है, साथ ही साथ हमें अकरेंस भी वेरीफाई हो गई इसकी। जब इनवॉइस देखेंगे तो पता चल जाएगा ये ट्रांजैक्शन वाकई में अकर हुई है, परचेज हुई है, ऐसा नहीं है कि परचेज नहीं हुई। ठीक है, गलत फेक एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी आपने, इनवॉइस वगैरह सारी चीजें आप देखोगे तो उससे आपको ये इंश्योर हो जाएगा हाँ यार ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो भाई ये वाला एरिया तो मेरा वेरीफाई हो गया पूरा, ये वाला एरिया मेरा पूरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ओपनिंग मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि भाई क्लोजिंग, क्लोजिंग मेरा, मैंने इसके ऊपर काम करा तो क्लोजिंग मेरा प्रॉपर्ली वेरीफाई हो गया। सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, अब एक और इधर एक और बात है। ठीक है, अच्छा इधर जो है आपने प्रॉपरली काम करा, परचेजेस के सैंपल उठाए, परचेजेस के सैंपल उठाए तो आपको प्रॉपर पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन अकर हुई थी ये नहीं हुई थी, ये तो आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, ये तो ट्रांजैक्शन आपको कंफर्म हो गया कि भाई ये परचेज की ट्रांजैक्शन अकर हुई थी। लेकिन रॉ मटेरियल यूज की आपको कंफर्म नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन अकर हुई है या नहीं हुई। मतलब 550 क्वांटिटी का रॉ मटेरियल यूज हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको कंप्लीटली अकर पता नहीं चल रहा। इसका कंप्लीटनेस तो चलो पता चल गया कि यार सारी चीजें इधर की कंप्लीटनेस एक्सिस्टेंस आपने देख ली तो आपको पता चल गया है कि कंप्लीटनेस इधर इंश्योर हो गई आपको। लेकिन मीनवाइल आपको भी ये भी समझ में आ रहा कि यार ये अकर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये कैसे पता चलेगा, जब मेरा ये वेरीफाइड है, जब मेरा ये वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है, तो ये मेरा बैलेंसिंग वेरीफाई हो सकता है? जल्दी से मुझे बताओ, ये क्वांटिटी मेरी रॉ मटेरियल यूज की क्या बैलेंसिंग वेरीफाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, और रॉ मटेरियल यूज तो है ना, रॉ सबसे बड़ा मसला बताओ क्या आता है रॉ मटेरियल के अंदर, कि भाई परचेज तो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्लोजिंग जाके आपने काउंटिंग कर ली, यूज को वेरीफाई करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? यूज के लिए कोई पर्चा आप अगर मांगोगे ना, यूज के लिए पर्चा क्या बनेगा कि भाई रॉ मटेरियल से ट्रांसफर हो रहा है ना वर्किंग प्रोसेस में, तो ज्यादा एक पर्चा बनेगा, मैनेजमेंट खुद बनाएगी, एंटिटी कंपनी खुद बनाएगी एक पर्चा कि भाई रॉ मटेरियल इशूड फॉर वर्किंग प्रोसेस। वो तो मैनेजमेंट 10 के 1000 भी छाप देगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका कोई डॉक्यूमेंट लेना कोई बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, इसके ऊपर कोई सैंपल के ऊपर काम करना कोई बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि पर्चे में मिलेगा क्या, एंटिटी का अपना बनाया हुआ पर्चा मिलेगा जिसके ऊपर कोई फायदा नहीं है काम करके। बात समझ में आ रही है? नॉन करंट एसेट्स में डिस्पोजल के ऊपर काम करते थे तो उसमें आपको पता चलता था, एग्रीमेंट होता था दोनों पार्टीज का डिस्पोजल का। ठीक है, बैंक से अमाउंट भी वेरीफाई होती थी कि भाई अमाउंट निकली है, तो कुछ वेरिफिकेशन पॉसिबल थी।
रॉ मटेरियल यूज पे कोई वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है बात? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, रॉ मटेरियल यूज पे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया रॉ मटेरियल यूज का ये चीज से। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को अपनी बचपन की क्लास याद आ रही है IS2 की, जिसमें इन्वेंट्री कार्ड पढ़ते थे आप लोग? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता था, जिसके अंदर आप लोग क्या करते थे, आपके पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती थी, परचेज करते थे, फिर इसके बाद जैसे ही आप लोग है ना रॉ मटेरियल को यूज करते थे तो वही रेट लेते थे जो लास्ट आप लोगों का परचेज का एवरेज रेट होता था। याद आ रही है बात? जो क्लोजिंग का एवरेज रेट बनता था, मतलब आफ्टर परचेज जो क्लोजिंग का एवरेज रेट होता था वही रेट एज इट इज यूज करते थे आप लोग जब रॉ मटेरियल को इश्यू करते थे। याद आ रही है वो वाली बात? तो रॉ मटेरियल का रेट अगर मैं देखूं तो कोई रॉ मटेरियल का रेट कहीं और से नहीं आ रहा, वो वही परचेज से निकल के आ रहा है, कैलकुलेशन से आ रहा है। सिंपल, ओपनिंग परचेज दोनों का जो भी रेट होगा एवरेज रेट, वो उसी वक्त जो इश्यू होगा तो उसमें वही रेट यूज होगा जो लास्ट क्लोजिंग के एवरेज रेट होगा। तो रॉ मटेरियल का जो रेट है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको वेरिफिकेशन की कोई फर्दर नीड नहीं है। सिर्फ मुझे करना क्या होगा, वो जो परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड है, वो जो मैनेजमेंट बनाती है जो सिस्टम से निकल रहा होगा, तो वो मैं लूंगा, सिर्फ एक दफा उसकी कैलकुलेशन चेक कर लूंगा कि कैलकुलेशन सही है नहीं है। सारी जो क्लोजिंग जो एवरेज रेट कैलकुलेट होता है और फिर जो एवरेज रेट यूज होता है इशू के वक्त, क्या वो सेम है? कोई मसला तो नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी में तो कोई मसला नहीं है, कोई फॉर्मूला के अंदर तो कोई एरर नहीं है। बस मैं ये चीज मेक श्योर कर लूंगा, रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर लूंगा। समझ में बात आई आप लोगों को? तो रेट में कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो रेट आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात जो मैंने अभी बताई? ये वाली बात सबको समझ में आई? ऊपर से तो नहीं गई? जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलते रहो भाई, अगर ऊपर से गई है तो मैं समझा दूंगा, ऊपर से तो नहीं गई। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि इन्वेंट्री कार्ड आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ, वो इन्वेंट्री कार्ड याद आ रहा है दिमाग में कि भाई एक इन्वेंट्री कार्ड होता था जिसमें एक ओपनिंग होता था? मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको। देखो, ये ओपनिंग का आप लोगों के पास लेट से क्वांटिटी होती थी, ठीक है, रेट होता था, अमाउंट होती थी, ठीक है, सबको याद आ रहा है? ठीक है, फिर इसके बाद इसकी लेट से आपके पास ये क्वांटिटी है, 10 का रेट है, ठीक है, फिर इसके बाद आपने बोला भाई ये अमाउंट है, ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, फिर इसके बाद लेट से आपने क्या करा, परचेज करी, परचेज का वन सेकेंड यही सारी चीजें होंगी, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। लेट से आपने अब करी परचेज, ठीक है, परचेज करी आपने, परचेज इस बार करी आपने कोई क्वांटिटी लेट से 150 की, ठीक है, इस बार आपको जो रेट लगा वो लेट से 12 रुपए लगा, ठीक है, सबको क्लियर है? 12 रुपए रेट लगा। अब अगर क्लोजिंग में बात करूं तो क्लोजिंग मेरा क्या निकलेगा, क्लोजिंग मेरा निकल रहा होगा, लेट से दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा 150 प्लस 100 रुपए, ठीक है, 250, और फिर अमाउंट में लूंगा दोनों को प्लस करके कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2800, ठीक है, फिर इसके बाद मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, मेरे पास ये एवरेज रेट निकलेगा। अब इसके बाद अगर जो भी इशूड होगा, इसके बाद अगर जो भी इशूड होगा, मतलब अगर लेट से आप मैं इशू कर रहा हूँ, कितनी इशू कर रहा हूँ, लेट से 50 इशू कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि भाई तो मैं फर्दर और रेट क्वांटिटी लेट से मैं इशू कर रहा हूँ, ठीक है, अब इशू कर रहा हूँ मैं लेट से 50, तो 50 के ऊपर मैं रेट कौन सा लगाऊंगा, ये जो लास्ट मेरे पास क्लोजिंग रेट था वही 11.2 में अप्लाई कर रहा हूँ इधर। सबको समझ में बात आ रही है? तो ये कोई रेट कहीं और से नहीं आ रहा, ये सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन से निकल के आ रहा है। तो वो ये जो इन्वेंट्री कार्ड की कैलकुलेशन है ये मैं मैनेजमेंट से लूंगा और मेक श्योर करूंगा कि भाई ये जो आप लोगों ने कैलकुलेशन करी है, ये जो 11.2 का रेट इधर से लिया है, ये प्रॉपर सही लिया है या नहीं लिया। ऐसा तो नहीं कोई एरर आप लोग करो, पता चला इधर 11.2 आ रहा और आप गलती से आप अपने एक्सेल के अंदर जहां मेंटेन करो वो फॉर्मूला गलत लगाओ, जिसकी वजह से ये 11.2 की बजाय 13 का रेट उठ रहा हो। समझ में बात आ रही है? तो मैं सिर्फ परफॉर्म क्या करूंगा, रीकैलकुलेशन परफॉर्म कर दूंगा इन्वेंट्री कार्ड की। सबको बात समझ में आई? सबको ये वाली बात समझ में आई? अच्छा जी, इन्वेंट्री कार्ड की रीकैलकुलेशन हम परफॉर्म कर लेंगे तो मुझे रेट वेरीफाई हो जाएगा, रेट में मसला नहीं होगा। अच्छा, एक चीज इसमें मसला ये होती है कि भाई देखो,
तो मैटर ये करता है कि इशू जो हो रहा है, इशू जो हो रही है इन्वेंट्री, इशू जो हो रही है क्वांटिटी, क्या वो उसकी डेट सही है नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इसके बाद एक इन्वेंट्री परचेज हुई हो और फिर इसके बाद इशू हुई हो और मैनेजमेंट ने गलती से इशू एक परचेज से पहले लिख दी हो, तो आपके एवरेज रेट में चेंज आएगा? जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई मेरी? कि लेट्स से कि अगर इसके बाद एक इन्वेंट्री परचेज हुई होती, समझ लो इसके बाद एक इन्वेंट्री परचेज हुई होती और उसका रेट होता लेट्स से कोई 250 की इन्वेंट्री परचेज होती और उसका रेट होता लेट्स से 15, ठीक है? तो वंस अगेन अब ये क्या हो जाता, कितना हो गया 3750, ठीक है? अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी हो जाएगी 500, ठीक है? टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट हो जाएगी इतनी, ठीक है? एवरेज रेट अब क्या हो जाएगा? एवरेज रेट अब हो जाएगा 13.1। तो अब अगर मैं इश्यू करूंगा तो मेरा मेरा रेट क्या होगा? 13.1 होगा, 11.2 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब अगर मैंने इशू की अगर डेट में कुछ मसला होगा, उसकी वजह से इशू की जो अमाउंट होगी उसमें भी मसला आएगा। सब इससे अग्री करते हैं? जल्दी से बताओ, यस और नो, सब इससे अग्री करते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, सब इससे अग्री करते हैं? तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना काम एक कर लूंगा कि भाई जो इशू जितने भी हो रहे ना, उनको सैंपल उठाऊंगा, उनका सैंपल उठा के ये मेक श्योर कर लूंगा कि उस कागज पे कि यार जो डेट आ रही है, क्या वो डेट सही है या नहीं है, वही डेट ली है या नहीं ली। सिर्फ ये डेट देखूंगा उस कागज में, अमाउंट नहीं देखूंगा, रेट नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा, सिर्फ क्या देखूंगा? डेट देखूंगा कि भाई मैनेजमेंट क्या वही डेट ये जो इधर इशू के इन्वेंटरी कार्ड के अंदर ली है। साफ बात समझ में आ रही है सबको? तो डेट को वेरीफाई करूंगा उसमें से। बात समझ में आई सबको? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, सबको समझ में आया? सैंपल केसेस ऑफ इशूड इन्वेंट्री, आप क्या देखोगे? डेट देख लोगे, ठीक है? सबको क्लियर है? तो भाई आपका ये नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? फिर और ये नंबर भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है? ये नंबर भी आपका फिर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। जब आपके पास क्वांटिटी वेरीफाई हो गई, रेट वेरीफाई हो गया, तो एट द एंड आपकी अमाउंट भी वेरीफाई हो जाएगी। अब मसला आता है वंस अगेन क्लोजिंग की इन्वेंट्री का। क्लोजिंग की इन्वेंट्री का रेट जब आपने वो पूरी इन्वेंट्री कार्ड देखा, पूरी इन्वेंट्री कार्ड में ये देखा कि भाई ये इन्वेंट्री परचेज हुई, ये इन्वेंट्री इशू हुई, ये इन्वेंट्री परचेज हुई, तो एट द एंड क्लोजिंग का रेट भी कैसे निकलता है? क्लोजिंग का रेट भी ऐसे ही निकल रहा है ना कि भाई ये इशू हुई, ये परचेज हुई, तो एट द एंड क्लोजिंग का रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन से निकल रहा है। तो जब ये रीकैलकुलेशन परफॉर्म करोगे इन्वेंट्री कार्ड की, तो क्लोजिंग का रेट भी ऑटोमेटिकली क्या वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या क्लोजिंग का रेट भी वेरीफाई हो जाएगा साथ ही साथ? जल्दी से मुझे बताओ कि क्लोजिंग का रेट भी वेरीफाई हो जाएगा? बहुत अच्छे, क्लोजिंग का रेट भी वेरीफाई हो जाएगा। जब क्लोजिंग का रेट वेरीफाई हो जाएगा तो एट द एंड ये आपका जो 543 का नंबर है, क्या ये वेरीफाई हो जाएगा आप लोगों का? क्या ये वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ कि ये भी वेरीफाई हो जाएगा। जब ये भी वेरीफाई हो गया आप लोगों का, तो एट द एंड अब क्या, कौन सी अजम्पशन भी आपका ऊपर राइट्स भी खत्म हो गया था, ठीक है? आपकी वैल्यूएशन भी पूरी हो गई, सारी चीजें पूरी हो गई। जल्दी से मुझे बताओ, सारी चीजें पूरी हो गई, कोई मसला तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रॉ मटेरियल खत्म हो गया हमारा, रॉ मटेरियल वेरीफाई हो गया, मसला तो नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। सिंपल क्या लिखना है, परचेजेस के ऊपर क्या लगाऊंगा? सैंपल लगाऊंगा। परचेजेस के ऊपर सैंपल लगा के क्या देखूंगा? इनवॉइस देखूंगा कि भाई अमाउंट ठीक है या नहीं है, क्वांटिटी ठीक है या नहीं है, रेट ठीक है या नहीं है, इतना सा काम करूंगा, ठीक है? इसके अलावा शीट टू फ्लोर और फ्लोर टू शीट वाले प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा टू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबको याद आ रही है? समझ में बातें आ रही हैं? ठीक है? इसके अलावा इनवॉइस पे क्या देखूंगा? नाम देखूंगा टू कंफर्म द राइट्स कि भाई किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री तो नहीं है। सबको क्लियर हो रही है बातें? ऑब्टेन क्या करूंगा? ऑब्टेन करूंगा मैनेजमेंट से, क्या करूंगा? इन्वेंट्री कार्ड वर्किंग, ठीक है? उसकी क्या करूंगा? परफॉर्म रीकैलकुलेशन, ठीक है? रीकैलकुलेशन परफॉर्म कर लूंगा टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ रेट ऑफ रॉ मटेरियल इशूड या यूज, व्हाटएवर वर्डिंग आपको यूज करना हो, ठीक है? एंड क्लोजिंग रेट। बात समझ में आ रही है? सबको बातें समझ में आ रही है? और इसके अलावा क्या कर लोगे? इंक्वायर कर लोगे कि भाई मेथड कौन सा यूज हो रहा है, मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज करिए, फीफो मेथड यूज करिए, वेटेड एवरेज मेथड यूज करिए, व्हाटएवर मेथड यूज करिए, उसके हिसाब से आप जब रीकैलकुलेशन करोगे तो उसके हिसाब से आप चीजें मेक श्योर कर रहे होगे। सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? रॉ मटेरियल तक सबको क्लियर है?
कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, रॉ मटेरियल आप लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ वर्किंग प्रोसेस की मूवमेंट क्या होती है, जल्दी से मुझे बताओगे वर्किंग प्रोसेस की मूवमेंट क्या होती है। रॉ मटेरियल हमारा निपट चुका है, ठीक है। रॉ अगर मैं वर्किंग प्रोसेस की मूवमेंट के ऊपर बात करनी है, जल्दी से मुझे बताओ वर्किंग प्रोसेस की मूवमेंट क्या होती है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, बहुत अच्छे। और ओपनिंग आ गया। ट्रांसफर फ्रॉम आरएम, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल यूज होगा, ठीक है। और ठीक है, और जल्दी जल्दी इश्यू टू प्रोडक्शन, ठीक है। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स क्या, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये कह रहे हो, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है। और जल्दी से मुझे बताओ ना, जल्दी से मुझे बताओ, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स आ गया। और क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, इसके अंदर भी। अच्छा बस इतनी सी मूवमेंट है, मूवमेंट सिर्फ इतनी सी है, कुछ मिस कर रहे हो अभी इसके अंदर। इसके अंदर ये मूवमेंट इतनी सी नहीं है, ये मूवमेंट इतनी सी नहीं है, ये मूवमेंट इतनी सी नहीं है, इसके अंदर और भी चीज है। लेबर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेबर, लेबर। और क्या आएगा इसके अंदर, जल्दी से मुझे बताओ और क्या आएगा। लेबर कॉस्ट आएगी इसके अंदर, और क्या आएगा जल्दी से मुझे बताओ भाई। प्रोडक्शन ओवरहेड, बहुत अच्छे, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल के की कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ ये रेट है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट है, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई होगी, लेट्स से 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसका व्हाट एवर रेट, लेट्स से 100 10 रुपए का रेट है, और लेट्स से अमाउंट हो गया आपकी इतनी, ठीक है, 1000 रुपए अमाउंट हो गई। अब रॉ मटेरियल यूज तो आपने ऊपर ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हो, ठीक है, तो क्या उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा। ये रॉ मटेरियल यूज जो इधर कैलकुलेट करा था, ये ट्रांसफर ही हो रहा है ना वर्किंग प्रोसेस में, तो वही एज इट इज अमाउंट आएगी ना, कोई अलग से काम तो नहीं करना पड़ेगा। यस और नो, जो रॉ मटेरियल यूज ऊपर निकाला था क्या वही होगा, बिल्कुल वही होगा, कोई अलग से हमें काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल यूज आपका इधर आ गया, ठीक है। वही सेम इधर कोई, इधर जो भी रेट रेट था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। वही इधर जो अमाउंट थी वही एज उठ के आ जाएगी, तो ये दोनों तो आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है वर्किंग प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई मसला, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा जी, अब फर्दर आपने क्या करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होगी भाई, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लेबर काम कर रही है, उनका कोई ना कोई आरटी रेट होगा, कोई ना कोई वेज रेट होगा, उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल ये देख लोगे कि भाई रेट क्या है, क्या रेट है इनका, ठीक है। वो रेट आप देख लोगे, लेट से भाई रेट होता है 5, ठीक है। आप देख लोगे कि भाई कितने नंबर ऑफ आर्ट्स इन्होंने काम करे हैं, आर्ट्स को आप देख लोगे, कोई पेरोल की शीट होगी, कुछ भी ऐसी चीजें होगी, वो आप देख लोगे। वो आर्ट्स आपने देख लिया, लेट से भाई जो भी वॉट एवर आर्ट्स है, 500 आर्ट्स है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी ये अमाउंट भी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तो इजीली आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड में नॉर्मली क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोडक्शन ओवरहेड की अमाउंट जाती है, जल्दी से मुझे बताओ। प्रोडक्शन ओवरहेड की क्या जाती है अमाउंट, जल्दी से मुझे बताओ। प्रोडक्शन ओवरहेड, जल्दी से बताएंगे भाई, क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या एक्चुअल नंबर ज्यादा है इनिशियली, या फिर आपका कोई एक रेट कैलकुलेट होता है और जितनी भी क्वांटिटी होगी उस रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इनिशियली डालते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्चुअल रेट जाता है, क्या जाता है, जल्दी से मुझे बताओ।
बजट से निकालते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। एक रेट निकालते हैं, हम देखते हैं भाई ये हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीवियसली ये एक्सपेंसेस रहे हैं, अपनी क्वांटिटी नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं। एक हम रेट निकालते हैं कि भाई ओवरहेड रेट हमारा ये है, ठीक है, उस रेट के हिसाब से जो भी एब्जॉर्प्शन रेट हमारा होता है, ठीक है, वो रेट निकालते हैं और वो रेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल जो भी हमारी क्वांटिटी होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो आपने रेट को वेरीफाई करते हुए वो रेट कैसे निकाला, उसकी बेसिस क्या है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को आप देख लोगे एक दफा, एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, उसको ना सैंपल में से आप वेरीफाई कर लोगे, उसमें क्या क्या चीज हो सकती है, रेंटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसमें फर्दर आपके यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो जो जितने भी एक्चुअल एक दफा आप उसको वेरीफाई कर लोगे, मेक श्योर कर लोगे जो बजट आपने लिया था क्या उसके करीब करीब है, कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? तो एक्चुअल में सिंपल जो एक्सपेंसेस पे काम करा जा रहा है उसी तरीके से आप क्या कर लोगे कि भाई लेट्स से कि इलेक्ट्रिक का आपकी बिजली का बिल आ रहा है, तो बिजली का बिल को आपने वेरीफाई कर लिया बिल देखकर, ठीक है। इसके अलावा आपके रेंटल एक्सपेंसेस तो रेंट एग्रीमेंट देख के आपने वेरीफाई कर लिया। तो इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे तो आप उसको क्या करोगे, सिंपल उसका कागज देख के कोई ना कोई आप उसको वेरीफाई कर लोगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताओ सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है, लेट्स से ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मसला यहाँ तक तो मसला नहीं था, यहाँ तक मसला नहीं था, अब मसला ये है, मसला असल ये ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कौन सा निकालना इजी है? कोई मुझे बताएगा किस चीज को वेरीफाई करना इजी है? कि ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स को वेरीफाई करना इजी है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को वेरीफाई करना इजी है? अगर मैं लेट्स से क्वांटिटी में बात करूं, अगर मैं लेट्स से क्वांटिटी में बात करूं तो कौन सा ज्यादा इजी है? 400 आपके पास लेट्स से ट्रांसफर हो गए, ठीक है, बाकी लेट्स से ये सब हटा देते हैं, आपके पास बचते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। लेट्स से आपके पास 250 वर्किंग प्रोसेस इंक्लूडिंग वर्किंग प्रोसेस बचता है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा इजी है, कोई बताएगा मुझे कौन सा ज्यादा इजी है? कौन सा ज्यादा इजी है, कोई मुझे बताएगा? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस निकालना है या ट्रांसफर टू फिनिश गुड? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कह रहे हैं अकबर साहब। अकबर साहब मुझे ये बताएंगे भाई 250 का जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है कैसे वेरीफाई हो सकता है? कोई बताएगा मुझे 250 का क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कैसे वेरीफाई हो सकता है? जल्दी से मुझे बताओगे 250 का वर्किंग प्रोसेस कैसे वेरीफाई हो सकता है? अगर आप कह रहे हो कि भाई ये क्लोजिंग पे काम करना आसान है, तो ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कैसे वेरीफाई हो सकता है कि 250 ही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, फिजिकल काउंट। जब हम फिजिकल काउंट पर जाएंगे, जब हम फिजिकल काउंट पर जाएंगे, रॉ मटेरियल देखने जाएंगे, तो लगे हाथ हम ये भी देख लेंगे जो वर्किंग प्रोसेस, जो प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में चीजें पड़ी हुई है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30 जून पर, जो प्रोसेस के अंदर है, जो भी वर्किंग प्रोसेस में है, तो हम देख लेंगे, उसको देख लेंगे मशीन के अंदर भाई कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल पड़ी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो हम उसको नोट कर लेंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। एक लिस्ट होगी, ऑन अ सैंपल बेसिस कुछ सेलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे भाई दिखाओ भाई, ये लिस्ट में आप लिख रहे हो कि भाई इतनी इस मशीन के अंदर इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। हम जाके देख लेंगे, हम बोलेंगे भाई दिखाओ भाई, ये वाली सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे भाई जाके हमें दिखाओ कि भाई इतनी क्वांटिटी है या नहीं है। समझ में बात आ रही है? बात समझ में आई सबको? भाई मैनेजमेंट तो लिस्ट में लिख कर रखती है कि भाई ये इतनी क्वांटिटी हमारी इस मशीन में पड़ी हुई है, इस मशीन में इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो मैं कोई भी मशीन सेलेक्ट करूंगा, बोलूंगा भाई दिखाओ मुझे मशीन में कितनी क्वांटिटी पड़ी है, वो मुझे गिनवाएगा, बोलेगा मशीन में इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, जो कि अभी प्रोसेस के अंदर है। समझ में बात आ रही है सबको? तो क्या मेरा ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा? क्या मेरा ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरा ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा? बहुत अच्छे। जब मेरा ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो क्या ऑटोमेटिकली ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा? जब सब नंबर वेरीफाई हो चुके तो क्या ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वेरीफाई हो जाएगा? ट्रांसफर टू फिनिश गुड बैलेंसिंग वेरीफाई हो जाएगा? समझ में बात आ रही है सबको? समझ में बात आ रही है सबको? यस और नो? समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। अच्छा, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अपनी कॉस्टिंग की जो क्लास है, आपका जो कॉस्टिंग की कोर्स है, अगर उसको पढ़ा होगा आपने, तो ओपनिंग अगर आपने वर्किंग प्रोसेस देख लिया, रॉ मटेरियल यूज देख लिया, लेबर कॉस्ट पे काम कर लिया, तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का ब्रेकअप भी यही होता है ना, रॉ मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर मैं इसका ब्रेकअप मांगू क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं,
तो वो कंपोनेंट्स में क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगी और ओवरहेड होगा। और लेकिन उसके अंदर दो चीजों का इम्पैक्ट होगा, दो चीजों का क्या इम्पैक्ट होगा, ओपनिंग का भी इम्पैक्ट आएगा और जो ड्यूरिंग द ईयर जो चीजें आपने मिलाई है उसके रेट का भी इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें भी कोई ना कोई मेथड होगा, या तो एवरेज मेथड होगा या तो फीफो मेथड होगा मैनेजमेंट का। याद आ रही है क्लास, कॉस्टिंग की क्लास याद आ रही है आप लोगों को? उसमें भी क्या होगा, या तो एवरेज मेथड होगा या तो फीफो मेथड होगा। फीफो मेथड के हिसाब से आप अपना क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कैलकुलेट करोगे, या तो एवरेज मेथड के हिसाब से। तो वही जिस तरीके से इन्वेंट्री कार्ड के अंदर क्लोजिंग आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा था, तो इसी तरीके से इधर भी क्लोजिंग कैसे आएगा, इधर भी क्लोजिंग कैसे आएगा, क्लोजिंग का रेट ऐसा ही आएगा ना, वही कैलकुलेशन से ही आएगा ना, ऊपर की कैलकुलेशन से। कोई अलग से तो कैलकुलेट होके अलग से तो नहीं आ रहा ना। समझ में बात आ रही है? जब आपने ऊपर पे काम कर लिया तो ये उसी कैलकुलेशन से चल रहा होगा। तो जब उसी कैलकुलेशन से चल रहा होगा तो वॉट एवर डेट से 10 का रेट आ जाता है, तो वो 10 का रेट आपको ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। जब ये आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया, जब ये नंबर आपके पास आ गया, तो ये नंबर क्या बैलेंसिंग आ जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ कि ये नंबर बैलेंसिंग आ जाएगा आप लोगों का? ये नंबर बैलेंसिंग आ जाएगा। जब ये नंबर बैलेंसिंग आ जाएगा तो बीच का रेट भी आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा। समझ में बात आई सबको? बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? आसान है, मुश्किल तो नहीं है, कोई रट्टा तो नहीं मारना पड़ रहा आप लोगों को। मैंने क्या करा, ऊपर से रॉ मटेरियल से स्टार्ट करा, रॉ मटेरियल वेरीफाई करा, परचेजिंग वेरीफाई करी, क्लोजिंग की क्वांटिटी वेरीफाई करी और इसकी डेट वेरीफाई करी, इसकी पूरी वर्किंग ली, इन्वेंटरी काट के और उसको रिकैलकुलेट कर लिया। मेरा रॉ मटेरियल यूज वेरीफाई हुआ। जब रॉ मटेरियल यूज वेरीफाई हुआ तो इधर ऑटोमेटिकली मेरा रॉ मटेरियल यूज वेरीफाइड था, लेबर कॉस्ट पे काम करा, प्रोडक्शन ओवरहेड पे काम करा और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की क्वांटिटी कंफर्म कर ली। सबको समझ में बात आ रही है? यस और नो? सब कुछ क्लियर है? कोई ऊपर से तो चीजें नहीं रही। देखो एक आपस में दोनों चीजें लिंक है। रॉ मटेरियल वेरीफाई होगा, रॉ मटेरियल यूज मैंने वेरीफाई ऊपर करा तो मेरा वर्क इन प्रोसेस वेरीफाई हो रहा है। अदरवाइज वर्क इन प्रोसेस में मैं डायरेक्टली जा ही नहीं सकता जब तक के मेरा ये वेरीफाई ना हो। समझ में बात आ रही है सबको? क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं हो रहा? जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिनिश गुड्स पर। फिनिश गुड्स पर अगर मुझे काम करना हो तो फिनिश गुड्स की मूवमेंट क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ ना। ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपने सेल करी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, फिर इसके बाद सेल्स रिटर्न अभी समझो सेल रिटर्न नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है, समझो कि भाई सिंपल अभी दिखता है, रिटर्न रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल रखते हो। जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा आसान होगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्या होगा भाई, जल्दी से मुझे बताओ। ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस, ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस, ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोजिंग फिनिश गुड आ जाएंगे। सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? चलिए, क्या मेरा ओपनिंग ऑलरेडी वेरीफाइड होगा? ऑलरेडी वेरीफाइड होगा, ठीक है, ये तो मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड होगा। चलिए, एनआरवी में भी आते हैं, चलता है, एनआरवी पर आते हैं, टेंशन नहीं, तो सब सब कवर करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि क्या क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्या क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे मैं काम कैसे कर सकता हूँ? जल्दी से मुझे बताओ कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे मैं काम कर सकता हूँ? जल्दी से बता दो। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी में काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस जाके मैं चेक कर लूंगा फिजिकली, ठीक है, तो ये इसकी क्वांटिटी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, ये क्वांटिटी मेरी वेरीफाई हो जाएगी, ये मेरा वेरीफाइड हो जाएगा, ये मेरा वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्या ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग प्रोसेस, क्या ये ऊपर से मेरा वेरीफाई हो गया था? क्या ये ऊपर से मेरा वेरीफाई हो गया था? यस और नो? मेरा वेरीफाई हो गया था, ठीक है। जब ये वेरीफाई हो गया था तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो इसकी क्वांटिटी है, क्या ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी? क्या ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी? यस और नो? क्या ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी? जल्दी से बताओ, यस और नो? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। और मीनवाइल मैं फर्दर इस चीज को अब कंफर्म कर सकता हूँ। ये मैंने क्या करा, ये मैंने बैलेंसिंग निकाली, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्वांटिटी मैंने क्या निकाली, बैलेंसिंग निकाली। सबको बात समझ में आ रही है? क्या निकाली, बैलेंसिंग निकाली। अब इस बैलेंसिंग फिगर को मुझे जब फर्दर क्रॉस चेक करना हो एक्चुअल में कि भाई इतनी ही क्वांटिटी सेल हुई है, तो क्या करूंगा मैं? जल्दी से मुझे बता, इसको क्या कर सकता हूं मैं? जल्दी से
और फर्दर इसकी क्रॉस चेकिंग कैसे कर सकता हूँ इस बैलेंसिंग नंबर की, कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने कहीं भी ब्लेंडर करा होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो मैंने ओपनिंग फिनिश गुड्स मेरा वेरीफाई था, क्वांटिटी मेरा वेरीफाइड था, ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस ऑलरेडी ऊपर से वेरीफाई हो गया था जब मैंने ये ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स को ऊपर वर्क इन प्रोसेस के मूवमेंट में वेरीफाई कर दिया था, तो मेरा ये ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स में मैंने एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस का वो जो फिजिकल काउंट होता है वो मैंने परफॉर्म करा, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स वेरीफाई हो गया। जब 3 नंबर वेरीफाई हो गए मेरे, तो चौथा नंबर मेरा बैलेंसिंग वेरीफाई हो गया। सबको क्लियर है यहाँ तक? बैलेंसिंग वेरीफाई हो गया। लेकिन हो सकता है कि यार मेरे से कोई, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कहीं मेरे से ब्लंडर हो गया हो जिसकी वजह से ये जो बैलेंसिंग मैंने वेरीफाई करा ये गलत भी हो सकता है। तो अगर इसको फर्दर मुझे क्रॉस चेक करना हो तो मैं किधर से क्रॉस चेक कर सकता हूँ? एक्सपेंस अकाउंट, सेल्स इनवॉइस बहुत अच्छे, सेल्स का जो रजिस्टर होगा जब मैं सेल्स का नंबर वेरीफाई करूंगा तो सेल्स के नंबर में भी तो क्वांटिटी रेट अमाउंट आ रही होगी, रेट तो चलो प्राइसिंग होगी लेकिन क्वांटिटी तो सेम होगी ना, इधर भी क्वांटिटी वही होगी जो सेल्स के रजिस्टर में होगी। यस और नो? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ यस और नो? सही बात कह रहा हूं मैं? तो फर्दर ये चीज मेरी वहां से वेरीफाई हो जाएगी, वहां से भी वेरीफाई हो जाएगी, क्रॉस चेक हो जाएगा मेरा कि भाई ये जो नंबर बैलेंसिंग मेरे पास आया कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्वांटिटी का, ये नंबर मेरा सही है या नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब बात आ जाते हैं कि जो हमारी रेट है, रेट कैसे वेरीफाई होगा? जल्दी से मुझे बताओ रेट कैसे वेरीफाई होगा? क्या ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग प्रोसेस का रेट वेरीफाई हो जाएगा? क्या ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग प्रोसेस का रेट वेरीफाई हो जाएगा? ठीक है भाई, ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग प्रोसेस का रेट वेरीफाई हो गया, इसकी अमाउंट भी वेरीफाई हो गई क्योंकि ये तो हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था, ऊपर ही अपने इसको वेरीफाई कर दिया था। अच्छा जी, जब ये वेरीफाई हो गया और जब ये भी वेरीफाई हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेट कहां से निकलेगा? जैसे रॉ मटेरियल का रेट निकलता था कि भाई ओपनिंग आया परचेज आई और जो भी एवरेज रेट होगा वो हम लेते थे, या फिर फीफो मेथड होगा तो जो फर्स्ट इन होगा उसका हम रेट लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये रेट क्या होगा? ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन से कैलकुलेट होगा, कोई इसके ऊपर रॉकेट साइंस तो है नहीं। समझ में बात आ रही है? तो वंस अगेन आप क्या लोगे? वही मूवमेंट लोगे जो भाई रेट क्या कैलकुलेट करो, पहले पहले आपने ट्रांसफर हुआ फिर इसके बाद आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में वही रेट अप्लाई करोगे, एवरेज रेट। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, ऊपर से तो कुछ नहीं जा रहा, कोई बहुत हाई लेवल बातें तो नहीं कर रहा जो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल रही है? इजीली समझ में आ रहा है? आसान है? मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अच्छा जी, ये रेट भी मेरा वेरीफाई हो जाएगा, इसी तरीके से मेरा क्लोजिंग का भी रेट इसी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। जब ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे तो वंस अगेन मेरे पास ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स की भी वैल्यूएशन वेरीफाई हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस तो मैंने वेरीफाई कर ली, तो ये सारी मेरे जितनी भी असम्पशंस थी वो सारी की सारी वेरीफाई हो जाएगी। सबको क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म करो। हमने जो मेजर चंक था इन्वेंट्री का वो सारा खत्म कर दिया, अब चिल्लर चीज है एनआरबी टेस्टिंग। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ हो गया ये क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? फॉर सेल्स सेम जीडीएन एंड सेल्स इनवॉइस वाली बात लिख सकते हैं? सेम जीडीएन एंड सेल्स इनवॉइस वाली बात लिख सकते हैं मतलब समझा नहीं, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। फॉर सेल्स सेम जीडीएन एंड सेल्स इनवॉइस वाली बात लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, किससे लिंक करना चाह रहे हो आप? किस बात से लिंक करना चाह रहे हो? किस सेंस में लिखना चाह रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ किस सेंस में ये बात लिखना चाह रहे हो? मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ। सबको यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े आर्मी टेस्टिंग की तरफ चलें, जल्दी से मुझे बताओ भाई सबको यहाँ तक क्लियर है? थोड़ी देर का पॉज तो नहीं चाहिए कि भाई दिमाग में हजम कर ले हम लोग जितनी भी बातें पढ़ी हैं? थोड़ी देर का पॉज तो नहीं चाहिए? यस सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी देर का पॉज ले लो, जितनी भी चीजें पढ़ी उसको हजम कर लो, अपने दिमाग में उतार लो। ठीक है, आसान सी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। पहले हमने क्या करा, रॉ मटेरियल से चले, रॉ मटेरियल, अच्छा सारी चीजें लिंकिंग है, देखा नहीं कि डायरेक्ट फिनिश गुड्स में जब तक नहीं आ सकता जब तक वर्किंग प्रोसेस नहीं हो सकता, वर्किंग प्रोसेस में जब तक नहीं आ सकता जब तक रॉ मटेरियल यूज मेरे पास नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल से आप लोग स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल से स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप फिजिकल काउंट पर गए, रॉ मटेरियल के जो क्लोजिंग बैलेंस था आपने उसके एक्सिस्टेंस और कंप्लीटनेस पे काम करा। जब इस पे काम करा तो आपको कंप्लीटनेस वेरीफाई हो गई इशूड की भी और आपकी रॉ मटेरियल परचेज की भी। फर्दर मैंने रॉ मटेरियल परचेज पर काम करा, सैंपल सेलेक्ट करे, सैंपल सेलेक्ट करके इनवॉइसेस
देखी तो मुझे पता चल गया अकरेंस की टेस्टिंग भी हो गई, साथ ही साथ मेरी एक्यूरेसी टेस्टिंग भी हो गई, साथ ही साथ मैंने क्लाइंट की एंटिटी का नाम भी देख लिया, तो राइट्स की भी मेरी असर्शन वेरीफाई हो गई क्लोजिंग पर, ठीक है, राइट्स भी मैंने देख लिए, ये सारी चीजें देख ली तो मेरी असर्शन ऑलमोस्ट परचेज की कवर्ड हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बोला कि जो मेरे पास रॉ मटेरियल इशू था, यूज था, उसको मैं, मसला ये है कि उसको मैं वेरीफाई ऐसे नहीं कर सकता, उसके रेट को वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है वो सिंपल सा एक कागज होता है जो कि मैनेजमेंट खुद बनाती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार उसका रेट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल एक इन्वेंट्री कार्ड होता है, ओपनिंग परचेजेस, और या तो फीफो मेथड होगा या एवरेज मेथड होगा। फीफो मेथड के हिसाब से जो आपका फर्स्ट इन होगा, जो रेट होगा वो आप पहले यूज करोगे, ठीक है ना, जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा, तो मतलब जो ओपनिंग में से ओपनिंग का जो रेट होगा वही आप पहले आउट कर रहे होंगे, वही रेट अप्लाई कर रहे होंगे। वेटेड एवरेज में क्या होगा, दोनों का खिलाफ होगी, जो भी एवरेज रेट होगा वो आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने बस ये मेक श्योर करना है इन्वेंट्री कार्ड लेकर कि भाई रेट आपका प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर दोगे। फर्दर इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हो कि जो इशूड है जितने भी, उसका एक सैंपल सिलेक्ट करके आप मेक श्योर कर लो कि डेट आपने सही दी हुई है, उसकी डेट की प्लेसमेंट सही है, ऐसा तो नहीं कि डेट कुछ और है इशूड की और आपने कैलकुलेशन में कोई और डेट ली हुई हो, जिसकी वजह से आपकी जो कैलकुलेशन है, जो अमाउंट है इशूड की, वो चेंज हो सकती है। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ये काम करा, जब ये काम कर लिया तो रॉ मटेरियल यूज का नंबर हमारा वेरीफाई हो गया, वो भी वेरीफाई हो गया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल का नंबर भी, अमाउंट वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हुआ तो अमाउंट भी वेरीफाई हो गई। अब वर्किंग प्रोसेस के मूवमेंट में आए, वर्किंग प्रोसेस के मूवमेंट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था, इसके अलावा रॉ मटेरियल यूज था, हमारे पास लेबर कॉस्ट थी ओवरहेड से, और क्लोजिंग वर्किंग और ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स था, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस था, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज हमने ऑलरेडी ऊपर वेरीफाई कर लिया था, रॉ मटेरियल के मूवमेंट के अंदर ओपनिंग हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑलरेडी वेरीफाइड था। फिर इसके बाद हमने लेबर पे काम करा, जैसे कि पेरोल पे काम करते हैं, उसके आर्ट्स हमने कंफर्म करे, उसके अटेंडेंस शीट वगैरह जो भी चीजें लेनी थी वो सारी चीजें लेके आर्ट्स कंफर्म करे, रेट्स कंफर्म करा पर्सनल फाइल से, और हमारे पास अमाउंट आ गई लेबर कॉस्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद ओवरहेड्स को हमने क्या करा कि एब्जॉर्प्शन रेट जो आपने लिया हुआ था उसके हमने बेसिक समझी, किस तरीके से आपने कैलकुलेट करा हुआ है, उसके जो आपने आउटपुट अज्यूम करे थे बजटेड आउटपुट्स, क्या वो रीजनेबल थे, क्या वो रियलिस्टिक थे, तो वो आप देख लोगे, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए उसको आप एक दफा वेरीफाई कर लोगे, उसमें सैंपल लगा के आप उसकी जो भी रेलेवेंट सपोर्टिंग होगी उसको वेरीफाई कर लोगे, जैसे यूटिलिटीज है तो यूटिलिटीज का कोई बिजली का बिल होगा वो वेरीफाई कर लोगे, वाटर एक्सपेंस होगा तो वाटर का कोई ना कोई बिल होगा उसको आप वेरीफाई कर लोगे, रेंट होगा तो रेंट का एग्रीमेंट देख लोगे, तो इस तरीके से जो भी सपोर्टिंग रेलेवेंट होगी वो आप वेरीफाई कर लोगे, तो ओवरहेड भी आपके निपट गए। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। हमने बोला क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की जो क्वांटिटी है हम उस पर काम करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, जब फिजिकल काउंट पर जाएंगे रॉ मटेरियल देखने, तो साथ ही साथ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की भी क्वांटिटी देखेंगे कि मशीनरीज में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है और कितने परसेंटेज कंप्लीशन हो गई है। परसेंटेज कंप्लीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको बात समझ में आ रही है? परसेंटेज कंप्लीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी वर्किंग प्रोसेस की कैलकुलेशन डिपेंडेंट होती है आपकी परसेंटेज कंप्लीशन पर। तो जब आप मशीनरी देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है। सबको यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? ठीक है, परसेंटेज कंप्लीशन देखोगे आपको क्वांटिटी वेरीफाई हो जाएगी, परसेंटेज कंप्लीशन वेरीफाई हो जाएगी। जब ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे आप लोगों को, तो आपकी क्वांटिटी जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की होगी वो वेरीफाई हो गई, और ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स आपका बैलेंसिंग निकल जाएगा। सबको समझ में आ गई? तो क्वांटिटी तो आपकी हो गई। फिर रेट्स हमने बोला था कि उसी तरीके से रेट्स निकलेंगे जिस तरीके से हमने रॉ मटेरियल के रेट्स निकाले थे कैलकुलेशन से, तो इसी तरीके से वर्किंग प्रोसेस के भी इसी तरीके से कैलकुलेशन से ही निकलते हैं कि भाई सिंपल सी चीजें, फिफो मेथड होगा या एवरेज मेथड होगा। फिफो मेथड होगा तो जो ओपनिंग का रेट होगा पहले आप वो यूज करोगे, अगर तो वेटेड एवरेज होगा तो दोनों का क्लब करके जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपने यूज करा और जो ओपनिंग था दोनों को क्लब करके जो भी एवरेज रेट होगा वो आप यूज कर रहे होंगे। जब आपको रेट मिल गया तो आपकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आना है फिनिश गुड्स की मूवमेंट पर। फिनिश गुड्स की मूवमेंट में हमने ओपनिंग ऑलरेडी वेरीफाइड था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बोला कि भाई ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग प्रोसेस वो हमारा ऑलरेडी ऊपर वेरीफाई हो गया था, वर्किंग प्रोसेस के मूवमेंट में वो भी वेरीफाई हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास था कॉस्ट ऑफ सेल्स और देन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, क्वांटिटी के लिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स को हम फिजिकल काउंट जब करेंगे रॉ मटेरियल का, तो फिनिश गुड्स भी जाके देख लेंगे, फिनिश गुड्स की एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस क्लोजिंग की देख ली, जब वो वेरीफाई हो गया तो क्वांटिटी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वेरीफाई हो गई। क्वांटिटी क्वांटिटी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वांटिटी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वेरीफाई हो गई बैलेंसिंग, ठीक है। एक दफा फर्दर उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या करा कि जो बैलेंसिंग मैंने वेरीफाई करी कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्वांटिटी, क्या वो मैच कर रही है मेरे सेल्स रजिस्टर की क्वांटिटी से, तो मेरी क्वांटिटी से वो भी फर्दर एक दफा डबल कंफर्म हो जाएगी, डबल चेक हो जाएगी, ठीक है। ये काम मैंने कर लिया। फिर इसके बाद मेरा काम बहुत आसान था कि यार रेट मेरा ओपनिंग का तो ऑलरेडी वेरीफाइड था, ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग प्रोसेस भी ऑलरेडी वेरीफाइड था रेट, तो फिर इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स था, जो क्लोजिंग था, वो मेरा कैलकुलेशन से वंस अगेन वही सेम रॉ मटेरियल की जिस तरीके से इन्वेंटरी कार्ड होता है इसी तरीके से इसका भी इसी तरीके से कैलकुलेशन हो रही होती है। तो या तो फीफो मेथड होगा या एवरेज मेथड होगा, उसी मेथड के हिसाब से आपकी रेट आ रहा होगा और अमाउंट आपकी आ जाएगी। सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? इजी है? समझ में बात आ गई? यस और नो? सबको समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ भाई। बाकी साथ इधर हो भाई, साथ बताओ। और हमारे साथ कौन है? सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये तो हमने समझ लिया, अब आ जाते हैं नारवी टेस्टिंग पर। हो सकता है जो रेट आपने, ये तो कॉस्ट का रेट है, कॉस्ट तक तो आपने वेरीफाई कर लिया, कॉस्ट का तो मसला ही खत्म हो गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी वेरीफाई हो गई, आपकी वर्किंग प्रोसेस की भी कॉस्ट वेरीफाई हो गई, आपकी फिनिश गुड्स की भी जो आपकी थी रेट था वो वेरीफाई हो गया कॉस्ट का। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आपने देखना क्या है, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी में क्या फॉर्मूला, क्या एनआरवी का, जल्दी से बताओगे मुझे? एनआरवी का फॉर्मूला क्या है? एनआरवी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओगे मुझे? एनआरवी का फॉर्मूला क्या है? जल्दी जल्दी बताओ ना, एनआरवी का फॉर्मूला क्या है? क्या हो गया, ब्लैंक क्यों हो गए? एनआरवी का फॉर्मूला नहीं पता क्या? जल्दी से मुझे बता दो, एनआरवी का फॉर्मूला क्या है? ब्लैंक क्यों हो गए आप लोग? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, याद आ रही है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, आपको याद है? नहीं है? भूल तो नहीं गए क्लास? मैंने पहले ही दिन से बोला था कि भाई ये जो ऑडिट है ना, ऑडिट, ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इधर तो मैं आपकी कॉस्टिंग भी लेकर आ गया, ठीक है। और इनिशियली जब हमने रिस्क पढ़ा था, तो रिस्क के अंदर तो हमने वो जो बिजनेस मैनेजमेंट वाला एलिमेंट होता है, जो इकोनॉमिक्स वाली चीजें होती हैं कि भाई इन्फ्लेशन रेट उस पे, ठीक है ना। तो ऑडिट जो है ना, ऑडिट के अंदर आपके पास नॉलेज बड़ी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना अच्छा ऑडिट परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। सबको क्लियर है? अच्छा जी, ये तो हमारा एनआरवी का फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। अच्छा, एनआरवी कैलकुलेट करना और एनआरवी पर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर रिकॉर्ड करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम है? जल्दी से बताओ। एनआरवी पर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर रिकॉर्ड करना किसका काम? मैनेजमेंट का काम है। तो भाई मैनेजमेंट ही वर्किंग बनाएगी ना, मैं तो बैठ के वर्किंग नहीं बनाऊंगा, बनाएगा कौन वर्किंग? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की वर्किंग कौन बनाएगा कि भाई कौन सा लोअर है, एनआरवी लोअर है या फिर कॉस्ट लोअर है? वर्किंग कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी, ऑडिटर बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी। मेरा काम क्या होगा? मेरा काम वर्किंग लेना होगा, ऑब्टेन अ वर्किंग ऑफ एनआरवी, एनआरवी टेस्टिंग, ठीक है। आप क्या करोगे भाई, ये वर्किंग ले लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर लूंगा, क्या आपने जो फॉर्मूला है वो सही लगाया नहीं लगाया? क्या फॉर्मूला होगा? एक कॉलम के अंदर कॉस्ट आ रही होगी, एक कॉलम के अंदर एनआरवी आ रही होगी, और दूसरा कॉलम होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। और इधर एक मेन का फॉर्मूला लगा हुआ होगा, दोनों में से जो छोटा होगा वो नंबर आ रहा होगा। जैसे अगर लेट्स से इधर 10 है और इधर 12 है, ठीक है, तो छोटा कौन सा है? 10 है, तो 10 आ रहा है, ठीक है। अब इधर लेट से मैं बोलता हूँ भाई 10 है और इधर 12 है, ठीक है। तो अब इधर क्या सेलेक्ट होगा? इधर सेलेक्ट होगा आपका 10 ही एनआरवी वाला, ठीक है। इधर कॉस्ट वाला सेलेक्ट हुआ, इधर एनआरवी वाला हुआ। तो सिंपल आपने करना क्या होगा भाई, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसको जाके देख लोगे कि फॉर्मूला सही लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी ऊपर वेरीफाई कर ली है सारी चीजों की, तो कॉस्ट तो आपकी वेरीफाइड है। अब फर्दर एनआरवी जो है ये आपने वेरीफाई नहीं करी है अभी कि भाई ये जो एनआरवी इधर लिखी हुई है 12 रुपए, क्या ये सही है या नहीं है?
तो इसकी कोई ना कोई वर्किंग होगी। इसके पीछे जब लिंक पे जाओगे तो एक एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होगी और एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल होगी। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को कैसे वेरीफाई करोगे, आप देख लोगे सब्सिक्वेंट सेल्स। सब्सिक्वेंट सेल्स मतलब कि भाई आफ्टर द ईयर एंड कोई ना कोई सेल्स हो रही होगी ना मैनेजमेंट की, जो सेल्स हो रही होगी तो सेल्स प्राइस क्या है वो आप देख लोगे। समझ में बात आ रही है? तो मतलब सब्सिक्वेंट जो सेल हो रही है आप उसका कोई सैंपल सेलेक्ट करके आप देख लोगे कि भाई कितने की सेल कर रहे हो आप लोग। समझ में बात आई? यस और नो? समझ में आ रहा है ये बात समझ में आई मेरी? ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल ये भी वेरीफाई हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल का भी कोई ना कोई ब्रेकअप होगा कि भाई पैकेजिंग कॉस्ट होती है, फर्दर जो भी चीजें होती हैं आप देख लोगे कि भाई सब्सिक्वेंटली जो आपने कॉस्ट टू सेल इनकर करी, जब आपने सेल्स करी होगी इसी ट्रांजैक्शन की सेल्स करी थी ना, किस प्राइस की करी थी और इस प्राइस में साथ ही साथ आपकी कॉस्ट टू सेल कितनी आई थी, पैकेजिंग कॉस्ट और कस्टमर को अप्रोच करने की कमीशन कॉस्ट, वो सारी चीजें कितनी आई थी उसका ब्रेकअप होगा। उसको आप एक एक चीज करके वेरीफाई कर लोगे सिंपल, उसकी जो भी रेलेवेंट सपोर्टिंग होगी वो लेके आप वेरीफाई कर लोगे। समझ में बात आ गई? पैकेजिंग कॉस्ट होगी तो पैकेजिंग की कोई ना कोई इनवॉइस होगी, कमीशन होगा तो कमीशन कोई ना कोई एजेंट का एजेंट के साथ एग्रीमेंट होगा कि भाई हर सेल्स पर 1% कमीशन दूंगा, तो वो एग्रीमेंट देख लोगे। समझ में बात आ रही है? यस और नो? इजीली हो जाएगा, मसला तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ ना भाई, मसला तो नहीं है? मैं अभी कुछ भी मैंने नहीं दिखाया, प्रोसीजर्स कुछ भी नहीं दिखाया, ऑटोमेटिकली प्रोसीजर बना रहा हूँ। ठीक है, कोई मैं सोच नहीं रहा, कोई मैं कुछ भी चीजें नहीं कर रहा। आप लोगों ने भी सोचना नहीं है। आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आए आप लोगों को बोला जाए एनआरवी टेस्टिंग, आप लोगों ने बोला मसला ही नहीं है। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। सबसे पहले मैनेजमेंट वर्किंग बनाएगी, वर्किंग में ले लूंगा, वर्किंग की रिकैलकुलेशन कर लूंगा कि भाई ये जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाया है क्या ये सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं गलत फॉर्मूला लगाया हो, तो वो फॉर्मूला देख लूंगा। फिर इसके बाद कॉस्ट तो मैंने वेरीफाई करी ली होगी, तो एक दफा एनआरवी को वेरीफाई कर लूंगा। समझ में बात आई? तो मैंने पहले एनआरवी क्यों डिस्कस नहीं करा था, क्योंकि अभी तो अपन कॉस्ट वेरीफाई कर रहे थे हम लोग। कॉस्ट तो वेरीफाई हो चुकी है, अब एनआरवी को वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर है सबको? खत्म हो गया हमारा इन्वेंट्री का टॉपिक, पूरा का पूरा खत्म हो गया। समझ में बात आ रही है सबको? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ। चलिए, अच्छा एक और चीज मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट के पास एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री सिस्टम होता है। लेट्स से भाई 100 की इन्वेंट्री आई, 100 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, 50 और परचेज करी, 150 हो गई। फिर इसके बाद लेट्स से 30 इशू कर दी या फिर 30 सेल कर दी वॉट एवर, तो उसके बाद 120 बची। ठीक है, ये तो उनके पास ये 120 सिस्टम के अंदर आ रही है। मैनेजमेंट को ऊपर जरूरी है कि वो मेक श्योर करे कि जो 120 की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है एज पर सिस्टम, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि भाई ये जो 120 की सिस्टम में आ रही है क्या फिजिकली है भी या नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं इसमें कोई इन्वेंट्री ऐसी हो जो खराब हो गई हो, जो यूज की ना हो, तो उसको वो क्या करे, राइट ऑफ कर दे। बात समझ में आ रही? तो किसकी जिम्मेदारी है ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? जल्दी से मुझे बताओ। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे। अच्छा, तो मैनेजमेंट जब मैनेजमेंट के ऊपर जरूरी है कि मैनेजमेंट वैसे तो डिपेंड करते हैं कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं। ये हो सकता है कि भाई हर 3 महीने में जाके वो काउंट करते हो या फिर हर महीने जाके काउंटिंग करते हो, लेकिन आइडियली एक दफा साल में जब क्लोजिंग करें जून 30 पर, तो उनका बनता ही है कि भाई एक दफा वो जाएं और फिजिकल इन्वेंट्री अपनी प्रॉपर्ली काउंट करें। ठीक है, तो आइडियली मैनेजमेंट जाती है और काउंट करती है। ठीक है, अब जब वो काउंट पर जा रहे हैं तो भाई आइडियली उस काउंट पर कोई ना कोई कंट्रोल होने चाहिए। अब मैं कंट्रोल वाली साइड पर, सब्सटेंटिव खत्म हो गई, सब्सटेंटिव थे। ठीक है, अब मैं कंट्रोल वाली साइड पे दोबारा आ रहा हूँ, जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़े थे ना, अब हम उधर दोबारा जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये समझना कि यार जब वो काउंटिंग कर रहे हैं, फिजिकल काउंट कर रहे हैं, तो यार फिजिकल काउंट करने वाला बंदा क्या सुपरवाइजर होना चाहिए जो वहां वहां हैंडल करता है सारी चीजें, मामला को देखता है, या फिर कोई दूसरा बंदा होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये वही बंदा होना चाहिए या दूसरा बंदा होना चाहिए काउंटिंग वाला? जल्दी से मुझे बताओ कि भाई मैं इन्वेंट्री दूसरा बंदा होना चाहिए। क्यों दूसरा बंदा होना चाहिए? हो सकता है वो सुपरवाइजर चोरी करो आपकी इन्वेंट्री, तो दूसरा बंदा होगा, तो वो इंडिपेंडेंट बंदा होगा, कोई दूसरा बंदा होगा, तो यार वो क्या होगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी आ जाएंगी और पता भी चल जाएगा कि सुपरवाइजर वगैरह तो चोरी वोरी नहीं करा, तो कोई डिफरेंट बंदा होगा तो एक आपकी सुपरविजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए काउंटिंग करने के लिए
क्या पेंसिल से लिखा जाए या पेन से लिखा जाए? क्या पेंसिल से लिखा जाए या पेन से लिखा जाए? जब काउंटिंग कर रहे हैं, क्या पेंसिल से लिखा जाए या पेन से लिखा जाए? बहुत अच्छा, पेंसिल से क्यों नहीं लिखा जाए? पेंसिल से लिखा अगर लिखोगे, हो सकता है बाद में कोई शीट को मिटा के चेंज कर दे नंबर, ठीक है ना, तो ये भी एक रिस्क है। ठीक है, अच्छा जी, पेंसिल से आपने लिख लिया। अच्छा, फिर इसके बाद साथ ही साथ आपने, आपको दी जाती है इन्वेंट्री की शीट्स। ठीक है भाई, ये इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, आपने काउंट करनी है कि यार कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। क्या उसमें क्वांटिटी मेंशन कर दूं या बगैर क्वांटिटी मेंशन करे आदमी को बोलूं कि भाई जाके काउंट करो? क्वांटिटी मेंशन कर दूं, क्या करूं? क्वांटिटी मेंशन कर दूंगा तो हो सकता है वो बोले कि यार 10 क्वांटिटी लिखी हुई, अच्छा यार 10 ही तो होगी, छोड़ना भी कौन काउंट करेगा, इतनी इतनी ख्वारी कौन करेगा, 10 ही होगी, सही तो कह रहा है। शीट, जब शीट में 10 लिखा हुआ है तो एक्चुअल में भी 10 होगी, क्यों इतनी मेहनत करूं मैं? समझ में आ रही है? तो क्वांटिटी आपने मेंशन नहीं करनी, क्वांटिटी आपने मेंशन नहीं करनी। अच्छा, जब मैं बंदे भेज रहा हूँ, जाहिर है एक बंदा तो नहीं भेजूंगा, बट इतने सारे लोग भेजूंगा। अगर मैं लोगों को ऐसे ही बोलूं कि भाई 10 लोग हैं, जाओ भाई काउंट करो, या फिर मैं एक काम ये करूं कि भाई हर बंदे को बोलूं भाई तुम्हें ये वाली लाइन काउंट करनी है, तुम्हें ये वाली लाइन काउंट करनी है, और एक बंदे को बोलो तुम्हें ये वाली लाइन काउंट करनी है। कि ये अच्छा तरीका है, या मैं दो 10 बंदों को जाके बस जाके भेज दो और बोलो भाई जाओ काउंट करो? क्या अच्छा तरीका है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या सही तरीका है? जल्दी से बताओ ना, क्या सही तरीका है? क्या इनको बताओ कि भाई ये अलग अलग, मैं बता दूं कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ये वाली रॉ वेरीफाई करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ये वाली रॉ काउंट करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ये वाली काउंट करोगे। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी, वरना ऐसे ही मैं 10 के 10 बंदों को लगा दूंगा ना, तो डुप्लीकेशन होगी। वो बंदा भी काउंट करेगा और ये बंदा भी काउंट करेगा। अक्सर आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर जब वो तरावी खत्म होता है तो वो मिठाई बटी हुई होती है, याद आ रहा है आप लोगों को ऐसे नमाज कि यार मिठाई बटी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले जाते हैं आगे जाके एक मिठाई का डब्बा लेंगे, फिर पीछे भी एक बंदा बांट रहा होगा या फिर इधर उधर कहीं होगा, तो वो जाके वहां से भी एक डब्बा ले लेते हैं। ठीक है, याद आ रही है ऐसे ऐसे कुछ इवेंट्स याद आ रहे हैं? तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन का रिस्क होता है। ठीक है, या फिर अक्सर ऐसा होता है एक ही बंदा आ रहा है, वही उधर भी उसने बांट दिया, फिर दूसरा बंदा है उधर ही उसने दोबारा बांट दिया, तो ये एक रिस्क है डुप्लीकेशन का। अगर आप बता देते कि भाई मैं ये वाली एरिया कवर करूंगा, तुम ये वाला एरिया कवर करोगे, मैं वो वाला एरिया कवर करूंगा, तो उस तरीके से क्या होता है, डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है, डुप्लीकेशन का रिस्क खत्म हो जाता है। तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा काम क्या होगा कि यार अगर तुम मैनेजमेंट फिजिकल काउंट करती नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। ठीक है ना, फिर तो मुझे रिस्क ज्यादा हो जाएगा एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस वाला, क्योंकि मैनेजमेंट ने काउंट ही नहीं करा, हो सकता है पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करते इन्वेंट्री और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करके रखी भी हो। रिस्क ये भी होगा कि यार थर्ड पार्टी इन्वेंट्री भी आपके पास हो सकता है रिकॉर्डेड में हो, या फिर थर्ड पार्टी इन्वेंट्री या फिर किसी थर्ड पार्टी के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी तो आपने वो रिकॉर्ड करके ना रखी हुई हो, या फिर ऐसी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जो बिल्कुल कंप्लीटली सड़ गई हो, जो जो राइट ऑफ हो जानी चाहिए वो भी इन्वेंट्री रिकॉर्डेड हो, तो ये वाले रिस्क आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर तो मैनेजमेंट काउंट करती है और मैनेजमेंट के पास ये सारे कंट्रोल प्रॉपर है, तो आप बोलोगे फिजिकल काउंट का कंट्रोल आपका अच्छा है। उसके बैक पे अगर ये सारे कंट्रोल दोगे कि पेन से लिखा जाता होगा, अगर बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होगी, तो ये सारे जो फिजिकल काउंट का जो कंट्रोल है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर तो ये कंट्रोल नहीं है तो फिजिकल काउंट का कोई फायदा नहीं है आपका, फिजिकल काउंट का जो कंट्रोल है वो आपका अच्छा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, समझ में बात आ रही है सबको? सबको बात समझ में आ रही है, ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है? तो ऑडिटर का क्या काम है कि वो मेक श्योर करे कि भाई फिजिकल काउंट का कंट्रोल है, अगर कंट्रोल है तो इसके इसके पीछे जो बैक पे और फर्दर कंट्रोल्स हैं कि पैन से होना चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई कौन बंदा करेगा, कि डिफरेंट इंडिपेंडेंट बंदा करे नहीं करा, कोई सुपरवाइजर तो नहीं है, तो ये सारी चीजें वो मेक श्योर करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जब इन्वेंट्री काउंट हो जाएगी तो एक कागज पे वो लिख के करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि भाई मैं कागज ऐसे ही सबमिट कर दूं, एक तरीका ये होगा कि भाई वो जो बंदे ने काउंट करा है वो साइन करे उस कागज को, और दूसरा बंदा उसको रिव्यू करके उसकी भी साइनिंग वगैरह करके और वो कागज रख दे कि भाई ये इतनी काउंटिंग हुई है। क्या करना चाहिए, ऐसे ही कागज लेके रखते हैं या फिर उसकी साइन वगैरह ले? हो सकता है उसने गलत काउंटिंग करी हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये किस बंदे ने ये काउंटिंग करी थी, तो साइनिंग होगी ना पता चलेगा इस बंदे ने काउंटिंग करी थी, तो आप उसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो साइनिंग लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है? जल्दी से बताओ ना, ये सब नो।
अच्छा जी, साइनिंग लेनी, इन्वेंटरी काउंट हो गई सारी, आपने जितने भी शीट्स थे उसको कंपाइल करा, आपने बोला टोटल इन्वेंटरी, लेट से टोटल इन्वेंटरी आपकी आ रही है लेट से भाई 100 रुपए। ठीक है, आपके पास जो रिकॉर्डेड थी, आपके पास जो रिकॉर्डेड थी वो 110 इन्वेंटरी रिकॉर्डेड थी। अब इधर डिफरेंस आ रहा है 10 का, 10 क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या होना चाहिए आइडियली? मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए अगर 10 इन्वेंटरी का डिफरेंस आ रहा है तो? जल्दी से मुझे बताओ, 110 इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है, 100 इन्वेंट्री आपके अकाउंट में आई है, 10 इन्वेंट्री का डिफरेंस आ रहा है, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जल्दी से बताओ तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जल्दी से बताओ ना, परेशान क्यों हो गए? मैनेजमेंट को इसकी एक रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए। हो सकता है कोई टाइमिंग डिफरेंस हो, आपने, हो सकता है इसके अंदर वो भी हो सकती है कोई थर्ड पार्टी इन्वेंट्री हो, आपके फिजिकल काउंट में 100 इन्वेंट्री इधर आ रही है, हो सकता है किसी और पार्टी के बाद आपने 10 इन्वेंट्री रखवाई भी हो। समझ में बात आ रही है? हो सकता है ये थर्ड पार्टी इन्वेंट्री आपने रखी भी हो, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। समझ में बात आ रही है सबको? थर्ड पार्टी इन्वेंट्री आपने किसी और की लोकेशन पर अपनी इन्वेंट्री रखवाई नहीं हो, एडजस्टमेंट की फिर तो रिक्वायर्ड नहीं होगी ना। जल्दी से बताओ ना, एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड होगी? जल्दी से बताओ, यस और नो? जल्दी से बताओ, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। फिर अगर तो थर्ड पार्टी के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो आपके सिस्टम में रिकॉर्डेड है लेकिन आपके फ्लोर पर नहीं है, तो जाहिर है फ्लोर पर तो 100 आया, लेकिन आपके पास थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 110 ही बनेगा, तो 110 तो आपकी इन्वेंट्री मैच है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोर पर किसी और दूसरी पार्टी की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई हो और वो आपके काउंट के अंदर शामिल हो, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड के अंदर ना हो, तो रिकंसिलिएशन में होगी ना, रिकंसाइल होगी, आप उसको क्या करोगे? आप उसको रिमूव करोगे अपने फिजिकल काउंट में से। समझ में आ रही है? बेसिक क्लास से समझ में आ रही है वो जो एफएफआर वाली, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली। तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको रिमूव कर दोगे अपने टोटल काउंट के अंदर से। ठीक है, तो आपका बस अगेन रिकंसाइल हो जाएगा। तो काउंटिंग के वक्त क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर तो कोई थर्ड पार्टी इन्वेंट्री पड़ी हुई तो वो प्रॉपर्ली थर्ड पार्टी के नाम से टैग्ड हो, सेपरेट हो, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। अगर कोई डैमेज्ड है तो भाई काउंटिंग के वक्त वो मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर रही हो, तो आपने ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? आप जब काउंट पर जाओगे एक्सिस्टेंस और कंप्लीटनेस चेक करने के लिए, तो मैनेजमेंट भी काउंट कर रही होगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट जब काउंट करेगी तो आपने ये सारे कंट्रोल्स को क्या करना है? ये सारे कंट्रोल्स को आपने क्या करना है? जल्दी से मुझे बताओ, आपने क्या करना है? आपने ऑब्जर्व करना है ना? यस और नो? आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व भी करोगे ना ये सारी चीजों को? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? तो भाई यही सारी चीजें इधर लिखी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही सारी बातें हैं जिसके अंदर से क्लियर है। ये स्क्रीन सही आ रही है आप लोगों को, ये फर्दर जूम करो? अब सही है? जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, ये इन्वेंटरी में क्या तीन चीज होती है? रॉ मटेरियल होता है, वर्किंग प्रोसेस होती है, फिनिश गुड्स होता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस वही बात लिखी हुई है कि भाई सैंपल बेसिस पे शीट से उठाओ, फ्लोर पे चेक करो, कंप्लीटनेस फ्लोर से उठाओ, इन्वेंटरी शीट से चेक करो, राइट्स का ऑब्लिगेशन, थर्ड पार्टी सेपरेशन आप अलग अलग कर दो, जो थर्ड पार्टी इन्वेंटरी है उसको अलग कर दो। ठीक है, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी बातें आ रही है। ठीक है, अब वैल्यूएशन पर आ जाते हैं कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वर्किंग प्रोसेस भी नहीं होगा, रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, तो सिंपल आपने करना क्या होगा? वैल्यूएशन मेथड देखना है आपने फिनिश गुड्स का, कि वैल्यूएशन मेथड क्या है, FIFO मेथड है, एवरेज मेथड है, क्या मेथड यूज कर रहे हो। इन्वेंटरी क्वांटिटी रेट्स एंड कॉस्ट कहां से देखने हैं? परचेज इनवॉइस से देखना है, वही सेम बात लिखी हुई है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं जाता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? वही वैल्यूएशन मेथड देखना है कि भाई रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन मेथड क्या है, FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड क्या है, परचेज इनवॉइस से मुझे क्या करना है? कॉस्ट एंड क्वांटिटी वेरीफाई करनी है परचेजेस की। ठीक है, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ क्वांटिटी यूज्ड एंड रेट इन द वैल्यूएशन। एक्यूरेसी ऑफ क्वांटिटी यूज्ड और रेट कहां से वेरीफाई होगा? वही मैं क्या करूंगा, वही इन्वेंटरी कार्ड लूंगा, उसकी रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर लूंगा। ठीक है, अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर को पे रेट्स कंफर्म करूंगा, आवर्स कंफर्म करूंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स देख लूंगा कि भाई सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही इंक्लूडेड है, ऐसा तो नहीं कोई एडमिन एक्सपेंस का एडमिन नीचे था आपने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह मैं वेरीफाई कर लूंगा, वर्किंग प्रोसेस को देख लूंगा, वर्किंग प्रोसेस का ब्रेकडाउन ले लूंगा, कैलकुलेशन एक दफा रिकैलकुलेट कर लूंगा। ये वही कैलकुलेशन है जो कि हम जैसे इन्वेंट्री कार्ड होता है, इसी तरीके से इसकी भी कैलकुलेशन होगी वर्किंग प्रोसेस की, जो फीफो मेथड वगैरह से हो रही होगी या फिर एवरेज मेथड से हो रही होगी, तो वो आप देख लोगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको देखना है मटेरियल लेबर का, ओवरहेड का। सबको क्लियर है? वही सारी बातें, बल्कि इसके अंदर और कम बातें, हल्की बातें हैं। ठीक है, हमने जितना डिटेल में पढ़ा है, आराम से आप सवाल
जिस तरीके का भी आता है आप आराम से उसको अपने अल्फाजों में लिख सकोगे। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? इजीली मैनेज हो जाएगा? अच्छा जी। फिर इसके बाद एनआरबी टेस्टिंग, हमने बोला कि भाई फिजिकल कंडीशन, जब इन्वेंट्री काउंट में जाएंगे तो फिजिकल कंडीशन देख लेंगे, एनआरबी टेस्टिंग की शीट ले लेंगे, उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को वेरीफाई कर लेंगे और कॉस्ट टू सेल को देख लेंगे फ्रॉम सब्सिक्वेंट सेल्स। वही सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल वीकनेसेस में क्या हो सकती है इन्वेंट्री काउंट की कंट्रोल वीकनेसेस? कि प्री नंबर काउंट शीट ना हो, काउंट शीट्स क्या होनी चाहिए? प्री नंबर्ड होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग में होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑन काउंट शीट्स, ये नॉट इंक्लूडिंग है, इसको मुझे थोड़ा सा सही करना है कि भाई ये मतलब कंट्रोल की वीकनेस है। अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को आप अगर लिख रहे हो, क्वांटिटी लिख रहे हो, तो ये कंट्रोल की वीकनेस है। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि भाई आपने क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी, पेंसिल से लिखोगे तो ये कंट्रोल वीकनेस है, ठीक है। यूज ऑफ ओनली स्टोर स्टाफ और काउंटिंग, स्टोर का स्टाफ यूज करोगे तो ये कंट्रोल की वीकनेस है। आपको क्या करना है? अदर देन स्टोर स्टाफ यूज करना है, ठीक है। अनमार्क्ड इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री काउंट करो, कंट्रोल क्या होना चाहिए कि आप इन्वेंट्री को मार्क करते रहो, ये इन्वेंट्री काउंट हो गई है, ताकि आपकी डुप्लीकेशन ना हो, दोबारा काउंट ना कर लो। तो अनमार्क्ड अगर इन्वेंट्री है तो इसका मतलब ये कंट्रोल वीकनेस है, ठीक है। अनसाइंड काउंट शीट्स, कंट्रोल क्या होना चाहिए? साइंड होनी चाहिए काउंट शीट्स को। अनसाइंड काउंट शीट कंट्रोल की वीकनेस। लैक ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन, ऐसे ही 10 के 10 बंदे छोड़ दिए, ठीक है, तो ये कंट्रोल की वीकनेस है। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि भाई क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? यस और नो? अच्छा जी। अब शीट सारी फाइनल हो गई, तो आपने क्या करना है भाई? अब आप आइडिया ये होता है कि भाई जो जितनी भी फाइनल इन्वेंटरी शीट्स है उसको आप कंपाइल करते हो, उसको कंप्लीटली चेक करते हो, एक्यूरेसी चेक करते हो, फिर न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस चेक करते हो, कोई शीट मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि सारी प्री नंबर शीट्स थी ना आपकी, तो वो आप सीक्वेंसिंग चेक करोगे, ठीक है। फिर कैलकुलेशन आप चेक करोगे। फिर इसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर तो कोई डिस्क्रिपेंसी, उसकी रिकंसिलिएशन बनाओगे, अगर तो रिकंसिलिएशन से आपकी टाई हो जाएगा नंबर तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर तो कोई डिफरेंस है, आपको पता चलता है कि भाई वो तो नंबर चोरी हो गया है, इन्वेंट्री गायब हो गई, तो आप अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को अपडेट करोगे, ठीक है। कंफर्म ओनरशिप चेक, कट ऑफ, वही सारी बातें आ गई। सबको क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है? इन्वेंट्री वाला हो गया, क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंफर्मेशन पर।